जरा सोचो, चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो, ना खाना ना मदद, और जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी हो। कहानी की शुरुआत आर्टिक सर्कल के एक बेहद सुनसान, बर्फीले और जानलेवा इलाके से होती है। वहाँ एक हवाई जहाज का पायलट घुटनों के बल बैठा पूरी ताकत से बर्फ खोद रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ पर कोई बड़ा नक्शा बना रहा हो। इसकी मोटी वर्दी पर शदीद सर्दी की वजह से बर्फ जम चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का सहरा था। ये देखकर साफ लग रहा था कि शायद वो इस खतरनाक जगह पर अकेला जिंदा बचा हुआ इंसान है। जब वो अपना काम मुकम्मल करता है तो कैमरा ऊपर जाता है और पता चलता है कि इसने बर्फ खोदकर बहुत बड़ा SOS लिखा था ताकि कोई ऊपर से देखकर इसे बचा सके। हालात देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसका जहाज किसी खराबी की वजह से वहां क्रैश हुआ था। जहाज का इंजन और दोनों पंख पूरी तरह तबाह हो चुके थे। वो कई दिनों से इस बर्फानी जहन्नम में फंसा हुआ था और मुमकिन तरीके से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। खाने के लिए इसने मछली पकड़ने का देसी तरीका निकाला था। इसने जमी हुई झील की मोटी बर्फ में कुल्हाड़ी से 3 सुराख किए थे, फिर इनमें से रस्सी और कांटा डालकर नीचे पानी में छोड़ दिया था। इस तरीके से वो रोज कुछ मछलियां पकड़ लेता था और इन्हें बर्फ से बने कुदरती फ्रीजर में महफूज रखता था। अपना सादा सा खाना खाने के बाद माइक हिम्मत जमा करता है और जरूरी सामान लेकर एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वह दूर दूर तक आसमान और जमीन को देखता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या फौजी जहाज इसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाए। कई दिनों से इस जगह का नक्शा भी बना रहा था ताकि अपनी लोकेशन समझ सके। इसके पास एक पुरानी सिग्नल भेजने वाली मशीन भी थी जिसे हाथ से घुमाना पड़ता था। जब वो इसका हैंडल घुमाता तो सुर्ख बत्ती जलती, यानी सिग्नल जा रहा था। अगर किसी तरफ से जवाब आता तो हरी बत्ती जलती है। लेकिन जहाज के क्रैश होने के बाद से आज तक इसे कोई जवाब नहीं मिला था। रात को वह सर्दी न काबिल बर्दाश्त हो जाती, इसलिए माइक वापस जहाज के मलबे में आकर सो जाता ताकि अगले दिन के लिए थोड़ी ताकत जमा कर सके। अगली सुबह वो फिर उठता और अपने SOS वाले निशान को दोबारा साफ करने लगता ताकि ऊपर से आसानी से दिखाई दे सके। लेकिन काम शुरू करने से पहले वो मलबे से थोड़ा दूर पत्थरों के एक छोटे ढेर के पास जाता। वो वहाँ उदास होकर बैठता और किसी को अलविदा कहता। पत्थरों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये इसके किसी साथी की कब्र थी जो शायद हादसे में मर गया था। इसके बाद वो दोबारा काम में लग जाता। फिर वो मछलियां चेक करने जाता मगर सारे कांटे खाली थे। एक सुराख के पास किसी बड़े जानवर के पंजे का निशान नजर आता है, शायद कोई बर्फानी शिकारी जानवर वहां आया था। ये देखकर माइक फौरन डर कर जहाज के अंदर वापस चला जाता और काफी देर तक बाहर नहीं निकलता। खतरा खत्म होने के बाद वो दोबारा पहाड़ पर जाकर सिग्नल भेजने लगता है, लेकिन अचानक इसे दूर एक बहुत बड़ा सफेद रीछ नजर आता है जो खाने की तलाश में घूम रहा था। वो और रास्ता न होने की वजह से माइक वापस जहाज में आकर सो जाता है। अगले कई दिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है मगर कोई मदद नहीं आती। इसका मछलियों का जखीरा भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। वो घंटों सिग्नल भेजने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि तकरीबन हार मान ले। लेकिन तभी अचानक इस मशीन की हरी बत्ती जलती है। किसी ने इसका सिग्नल पकड़ लिया था। माइक फौरन आसमान की तरफ देखता है, दूर इसे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर नजर आता है। खुशी से वो तकरीबन पागल हो जाता है और फौरन इमरजेंसी स्मोक सिग्नल जला देता है ताकि हेलीकॉप्टर इसे देख सके। खुशकिस्मती से पायलट को धुआं नजर आ जाता है और वो जहाज के करीब लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक आर्कटिक का मौसम बदल जाता है। एक शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो जाता है। हवाएं इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाता है। पायलट इसे संभालने की बहुत कोशिश करता है मगर तूफान के आगे कुछ नहीं चलता और फिर एक जोरदार आवाज के साथ हेलीकॉप्टर बर्फानी चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखकर माइक के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होते ही माइक बगैर एक लम्हा जाया किए, अपनी जान की परवाह किए बगैर बर्फ में दौड़ पड़ता है। जब वो क्रैश साइड तक पहुंचता है तो देखता है कि हेलीकॉप्टर का पायलट मौके पर ही मर चुका था। लेकिन दूसरी सीट पर इसे एक जख्मी औरत मिलती है जो अभी जिंदा थी मगर शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। इसके पेट में किसी नुकीली चीज की वजह से गहरा जख्म था और वहां से मुसलसल खून बह रहा था। माइक फौरन हेलीकॉप्टर के अंदर से फर्स्ट एड किट निकालता है। जख्म बहुत बड़ा था और टांके लगाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो एक मेडिकल स्टेपल निकालता है और औरत के पेट के जख्म को स्टेपल करके बंद कर देता है। यह इलाज बहुत दर्दनाक था लेकिन इससे खून बहना रुक जाता। इसी तरह बाहर बर्फानी तूफान अपनी खतरनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब इसके पास जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर मौसम ठीक होने का इंतजार करे। कई घंटों बाद आखिरकार तूफान थोड़ा थम जाता है और हवाएं रुक जाती हैं। माइक फौरन इस औरत की हालत चेक करता है। इसकी सांसें चल रही थी मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद माइक हेलीकॉप्टर के अंदर बचा हुआ सामान देखने लगता है। खुशकिस्मती से इसे वहाँ कुछ मजबूत रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने वाला प्रोफेशनल सामान और इंस्टेंट नूडल्स के कुछ शब्द मिल जाते हैं। कई दिनों से सिर्फ मछली खाने के बाद माइक फौरन पानी गर्म करता है और नूडल्स बनाकर खाता है। इसे हर हाल में अपने पुराने जहाज तक वापस जाना था, इससे पहले कि एक और तूफान आ जाए। चूंकि पायलट मर चुका था, माइक ही इस जख्मी औरत की आखिरी उम्मीद था। वो जितना सामान उठा सकता था उठाता है, फिर हेलीकॉप्टर पर एक पैगाम लिखता है। 2 लोग घाटी की तरफ गए हैं, जहाज जहां गिरा हुआ था। इसे उम्मीद थी कि अगर कोई रेस्क्यू टीम यहां तक पहुंचे तो इन्हें ढूंढ सके। इसके बाद माइक औरत को साथ लेकर अपने जहाज की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो औरत से इसका नाम पूछता है मगर वो इसकी जबान सही से नहीं समझ पाती। वो सिर्फ एक लफ्ज बोलती है, पायलट। तब माइक इसे बताता है कि पायलट अब जिंदा नहीं बचा है। जब औरत सो जाती है तो माइक दोबारा क्रैश साइट पर पहुंचता है। वहाँ इसे एक मुर्दा पायलट की लाश बर्फ में दबी हुई मिलती है। जैसे इसने पहले साथी को दफनाया था वैसे ही वो पायलट को बर्फ में दफना देता है और कब्र के ऊपर पत्ता रख देता है। फिर वह हेलीकॉप्टर के बाकी सामान की जांच करता है। इसे वहाँ एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा सा चूल्हा मिलता है। इसी दौरान इसे एक फैमिली फोटो भी मिलती है जिसे देखकर वो जज्बाती हो जाता है। वो फोटो अपनी जैकेट में रख लेता है। तस्वीर से अंदाजा हो रहा था कि जख्मी औरत और मुर्दा पायलट मियाँ बीवी थे और इनका एक छोटा सा बच्चा भी था।
सामान ढूंढते हुए माइक को एक स्लेज भी मिल जाती है जिसे वो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। वापस जहाज पर पहुंचकर वो वहीं फैमिली फोटो औरत के पास रख देता है। औरत अभी भी सो रही थी। माइक इसकी चोट साफ करता है, दवा लगाता है और फिर छोटा चूल्हा जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। इसके बाद वो नक्शा खोलकर गौर से देखने लगता है। ये नक्शा इस इलाके के बारे में पहले से कहीं ज्यादा मालूमात दे रहा था। नक्शे पर निशान लगाए हुए माइक को बाहर तेज हवा महसूस होती है। वो फौरन मछलियां चेक करने जाता है और खुश हो जाता है जब इसे एक बहुत बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों के लिए काफी खाना था। माइक मछली और नूडल्स मिलाकर सूप बनाता है। ये दुनिया का बेहतरीन खाना नहीं था मगर जिंदा रहने के लिए काफी था। सूप तैयार होने के बाद वो औरत को जगाता और इसे खाना देता है ताकि इसमें थोड़ी ताकत आ सके। लेकिन अपने शौहर की मौत के बाद वो औरत मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इसके अंदर न खाने की हिम्मत थी न जीने की। माइक इसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर करता है, तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कई दिन गुजर जाते हैं। माइक मुसलसल सिग्नल भेजता रहता है मगर पहले की तरह कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ औरत की हालत खराब होती जा रही थी। वो पूरी रात खांसती रहती थी। अगली सुबह माइक इसका हाथ पकड़कर दबाने को कहता है ताकि जिस्म में खून की रवानी बरकरार रहे और दोनों को गर्मी मिले। लेकिन औरत बेहोश थी और इसकी सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। जब माइक इसका जख्म चेक करता तो वो पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। फिर वो देखता कि औरत के मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर माइक को एहसास हो जाता है कि शायद वो ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके। काफी देर सोचने के बाद माइक फैसला करता है कि शायद इस औरत को यहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस हालत में दोनों का बचना मुश्किल था। लेकिन अचानक वो औरत कमजोर हाथ से इसका हाथ पकड़ लेती है जैसे इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। ये देखकर माइक के अंदर दोबारा हिम्मत आ जाती है। वो दोबारा नक्शा खोलकर देखता है। नक्शे के मुताबिक सबसे करीबी गाँव तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे मगर पहाड़ों के दरमियान एक शॉर्टकट भी मौजूद था जो इन्हें जल्दी वहां पहुंचा सकता था। आखिरकार माइक खतरा मोल लेने का फैसला करता है। वो मजीद रस्सियां और शिकार का सामान तैयार करता है, मछलियां जमा करता है और सारा सामान स्लेज में रख देता है। और सो रही थी इसलिए वो इसे स्लीपिंग बैग में लपेट देता है ताकि वो सर्दी से बच सके। फिर वो जहाज पर आखिरी पैगाम लिखते हैं। दो लोग गांव की तलाश में शुमाल की तरफ निकल गए हैं। इसके बाद माइक स्लेज को रस्सी से अपने कंधों पर बांधता है और बर्फ की इस खतरनाक सहरा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाकर जब वो दोबारा नक्शा देखता है तो उसे पता चलता है कि असल रास्ता दूसरी तरफ था। वो वापस जहाज के पास जाता है, पैगाम दुरुस्त करता है और फिर सही सिमत में अपना सफर दोबारा शुरू कर देता है। मोटी बर्फ में चलते हुए वो दोबारा नक्शा देखता है। इसे एहसास होता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन अब रात होने वाली थी। माइक बर्फ खोदकर एक छोटी सी गुफा बनाता है ताकि वो दोनों इसके अंदर आराम कर सके। वो औरत को खाना और पानी देता है, फिर दोनों सोने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह माइक मजीद गर्म कपड़े और मास्क पहन लेता है क्योंकि एक और खतरनाक बर्फानी तूफान आने वाला था। रास्ते में इसे बर्फ के अंदर कुछ दबा हुआ नजर आता है। पहले से लगता है कि शायद किसी दूसरे इंसान का सामान होगा, लेकिन करीब जाकर इसे पता चलता है ये तो इसका अपना पुराना सामान था जो इसने पहले सफर के दौरान छोड़ दिया था। एक डब्बे में इसे अपनी पुरानी शनाख्ती बेल्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि वो EAA नाम की एक खास एविएशन कंपनी का हिस्सा था। ये कंपनी नए किस्म के जहाज बनाती है और टेस्ट करती है। शायद माइक भी ऐसे ही किसी तजर्बाती जहाज में सफर कर रहा था जो आर्कटिक के खतरनाक मौसम को बर्दाश्त न कर सका और क्रैश हो गया। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। माइक सिर्फ जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुंचना चाहता था। सफर जारी रहता है कि अचानक इसे बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है जो नक्शे में मौजूद नहीं था। वह हेलीकॉप्टर से मिला बर्फ चढ़ने वाला औजार इस्तेमाल करता है और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। ऊपर पहुंचकर और दूसरी तरफ आसान रास्ता तलाश करता है। फिर वो रस्सी के जरिए सामान ऊपर खींचता है। अब बारी औरत। वो स्लेज समेत औरत को ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि वो संभाल नहीं पाता। अचानक रस्सी इसके हाथ से छूट जाती है और स्लेज नीचे की तरफ फिसलने लगता है। माइक पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है मगर स्लेज पहाड़ी से नीचे चली जाती है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो पूरा पहाड़ घूम कर नीचे जाए। माइक दोबारा सफर शुरू करता है लेकिन जल्दी इसे रुकना पड़ता है क्योंकि इसे आराम और खाने की जरूरत थी। इसी दौरान इसे चट्टानों के नीचे एक गुफा नजर आता है। गुफा का दाखिली रास्ता बर्फ से बंद था इसलिए वो अपने औजार से बर्फ हटाकर रास्ता साफ करता है। अंदर जाकर वो गैस टैंक से बची हुई मछली पकाता है। फिर वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रात होने वाली थी इसलिए दोनों सो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद माइक को किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वो ध्यान से सुनता है और फिर एक जंगली जानवर की खौफनाक दहाड़ सुनाई देती है। माइक फौरन उठता है और बर्फ का औजार हाथ में पकड़ लेता है। चंद लम्हों बाद सब खामोश हो जाता है और इसे लगता है कि जानवर चला गया। लेकिन इसी वक्त जख्मी औरत जोर जोर से खांसने लगती है। इसकी आवाज सुनकर वहीं देव हैकल स्वेरिश दोबारा वापस आ जाता है। वो जोर जोर से दहाड़ता है और गुफा में घुसने की कोशिश करता है। गुफा का सुराख छोटा था मगर फिर भी रीच बर्फ हटाकर अपना सर अंदर डाल देता है। ये देखकर माइक फौरन इमरजेंसी सिग्नल की आग जलाकर इसे हवा में लहराने लगता है। खुशकिस्मती ये तरकीब काम कर जाती है और रीच आग से डालकर भाग जाता है। खतरा डालने के बाद माइक थकन और खौफ से जमीन पर गिर पड़ता है। एक और दिन गुजर जाता है। माइक गुफा से बाहर निकलकर देखता है और खुशकिस्मती से स्वे रीच का कोई निशान नहीं था। वो दोबारा उसको स्लीज पर रखकर सफर शुरू करता है लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान एक और शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो जाता है जिससे इसकी नजर तकरीबन खत्म हो जाती है। अब इसके पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आसपास कोई गुफा भी मौजूद नहीं थी इसलिए औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों एक दूसरे की जिस्मानी गर्मी से जिंदा रह सके। इस मुश्किल हालात में कई घंटे गुजर जाते हैं। आखिरकार तूफान रुक जाता है। दोनों तकरीबन पूरी तरह बर्फ में दब चुके थे। माइक स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है, सामान चेक करता है कि कहीं कुछ टूट तो नहीं गया। इसे पानी की बोतल मिलती है मगर वो मुकम्मल तौर पर जम चुकी थी। वो बोतल को अपनी जैकेट के अंदर रखता है ताकि जिस्म की गर्मी से बर्फ पिघल सके।
फिर वो स्लेज दोबारा तैयार करता है और नरम बर्फ वाले रास्ते पर चलने लगता है जहाँ चलना बहुत मुश्किल था। थकन मुसलसल बढ़ रही थी। आखिरकार वो एक पथरीली पहाड़ी के पास रुक जाता है और दोबारा नक्शा देखता है, लेकिन इसे एहसास होता है कि मंजिल अब भी बहुत दूर है। वो सिर्फ जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ने लगता है कि अचानक इसे बर्फ में फूलों से ढका एक अजीब सा पत्थर नजर आता है। वो हैरान होकर इसके करीब जाता है, मगर अचानक जमीन धंस जाती है और वो एक गहरे सुराख में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है। इसका दायां पैर एक पत्थर के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। वो पूरी ताकत लगाकर अपना पैर निकालने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। इतनी मेहनत के बाद अब इसे लगने लगता है कि शायद इसका अंजाम इसी बर्फानी जहन्नम में होगा, लेकिन माइक हार नहीं मानता। शदीद दर्द के बावजूद वो पूरी ताकत से अपना पैर खींचता है। आखिरकार इसका पैर निकल आता है, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो चलने की बजाय बर्फ और पत्थरों पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद इसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन चोट की वजह से सही तरह चल भी नहीं पा रहा था। वो दोबारा इस जगह वापस पहुंचता है जहां इसने औरत को छोड़ा था। वो औरत की फैमिली फोटो उठाता है ताकि वो अगर बच गया तो इसके बच्चे तक पहुंचा सके, लेकिन हैरत की बात यह थी कि औरत अभी तक जिंदा थी। अब वो पहले से थोड़ा बेहतर अंदाज में बात भी कर रही थी। ये देखकर माइक को बहुत अफसोस होता है कि इसने एक लम्हे के लिए इसे छोड़ने का सोचा था। वो औरत के सामने रोने लगता है और इससे माफी भी मांगता है। फिर वो इसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अपनी बुरी हालत के बावजूद वो दोबारा स्लेज खींचना शुरू कर देता है। वो अपने जख्मी पैर को देखता है जो अब पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। कोई इलाज मौजूद नहीं था, इसलिए वो बर्फ और कपड़े की मदद से खून रोकने की कोशिश करता है। फिर वो औरत को पानी की आखिरी चंद बूंदे देता है। बोतल में दोबारा बर्फ भरता है और खुद भी थोड़ी बर्फ खाकर प्यास बुझाने की कोशिश करता है। अब थकन इसके जिस्म पर हावी हो चुकी और हालात इस वक्त मजीद खराब हो जाते हैं जब वो रास्ते के एक बहुत ऊंचे हिस्से पर पहुंच जाता है। माइक अपने जख्मी पैर के बावजूद एक लोहे की छड़ी का सहारा लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पैर की शदीद चोट हर कदम पर इसे तकलीफ दे रही थी। आखिरकार वो थक कर रुक जाता है। वो अपनी सिग्नल मशीन चेक करता है ताकि मदद के लिए पैगाम भेज सके, मगर बर्फानी तूफान इस मशीन को खराब कर। अब इसके पास किसी से राब्ता करने का कोई जरिया बाकी नहीं बचा था। मगर फिर भी माइक हार नहीं मानता। वो रेंगते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि शायद वहां से किसी को देख सके। चोटी पर पहुंचकर अचानक इसे दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो किसी जगह लैंड कर चुका था। ये देखते हुए माइक के अंदर उम्मीद दोबारा जिंदा हो जाती। वो फौरन स्लेज को धक्का देता है और पूरी ताकत से चोटी की तरफ बढ़ता है। ऊपर पहुंचकर जोर जोर से मदद के लिए चलाता है, मगर इसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह मुश्किल सुनाई देती थी। इसके पास सिर्फ एक ही आखिरी इमरजेंसी सिग्नल बाकी था। वो इसे जलाता और हाथ हिलाकर हेलीकॉप्टर वालों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इसे नहीं देख पाता। माइक आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाकर एक छड़ी के जरिए से हवा में लहराने लगता है, मगर ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। हेलीकॉप्टर की टीम वापस हेलीकॉप्टर में बैठती है और वहां से उड़ जाती है। अब माइक की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो जख्मी औरत को अपनी बाहों में उठाता है और दूर जाते हुए हेलीकॉप्टर से इसे बचाने की फरियाद करता है। वो सिर्फ इतना चाहता था कि कम से कम इस औरत की जान बच सके, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर जा चुका था। अब जिंदा बचने की हर उम्मीद खत्म होती जा रही थी। इसके बावजूद माइक औरत को दोबारा स्लेज पर लौटाता है और इसे वादा करता है कि वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटे हुए थे। माइक इस औरत से और खुद से बार बार यही कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शदीद थकन की वजह से वो वहीं बेहोश होकर सो जाता है। जब दोनों बेहोश पड़े थे तभी एक तेज हवा चलने लगती है जो बर्फ को हर तरफ उड़ा रही थी, और फिर अचानक वही हेलीकॉप्टर इन दोनों के सामने आकर लैंड करता है। असल में रेस्क्यू टीम आखिरकार इन्हें देख चुकी थी। यूं इतनी सारी मुश्किलात, दर्द और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार माइक और वो औरत बचा लिए जाते हैं। पूरी फिल्म में माइक ने एक लम्हे के लिए भी हार नहीं मानी। इसने एक अजनबी औरत की जान बचाने के लिए अपनी जिस्मानी और जहनी हदें पार कर। अगर आप माइक की जगह होते और इस बर्फीले जहन्नम में फंस जाते तो क्या आप भी एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते? अपनी राय जरूर बताइएगा। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।